अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। कश्मीर के इलेक्शन के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए और रिज़ल्ट्स के मुताबिक अक्सर हलकों में अगरचे बहुत सी जगहों के ऊपर मार धाड़ की आवाज़ें आई हैं, उठी हैं ऐसी आवाज़ें जो कहती हैं कि यहाँ पे बदउनवानी हो रही है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा कुछ भारी लग रहा है। कुछ दिन पहले गैलप ने सर्वे यहाँ पे शाया किया था और उस सर्वे के मुताबिक भी ये कहा जा रहा था कि इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर हैं और तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी में बाकी पार्टियों से आगे है। ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीते वो अमन और सलामती के साथ यहाँ पे काम करे और कश्मीरियों की हालत बेहतर बनाने के लिए काम करे। कश्मीर का मसला किस तरह से उजागर हो रहा है, कश्मीरी क्या चाहते हैं, इमरान खान ने जो एक रेफरेंडम की बात की उसका क्या असर होगा, ये चल के हम बात करते हैं। रज़ा रूमी से, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। शुक्रिया रऊफ साहब। देखिए, जिस तारीखी ट्रेंड की आपने बात की है वो आज भी दोहराया जाएगा एंड अभी तक इसके शवाहिद यही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा मसला है कि यहाँ पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो भी हुकूमत या मशीनरी होती है वो डिपेंडेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट की गुडविल पर और वसाइल के ऊपर। आपको मालूम है कि अफसरान की जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी की, आईजी की, वो भी मरकज से होती हैं। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ या उसकी अपोजिशन में बन सकती, क्योंकि उसके लिए मसाइल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि ये बात जरूर देखने में आई कि मरियम नवाज ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की कैंपेन की और उस कैंपेन की वजह से ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को वो इस्टेब्लिश किया पीएमएलएन की एक पॉपुलर फेस के तौर पर, बल्कि पीएमएलएन की वाहिद एक जो नुमाइंदा कैंपेनर हैं जो कि लोगों को एनर्जाइज कर सकती हैं। देखिए, नताइज जो हैं वो तो अब वो एक अलग बहस है, लंबी चौड़ी, और उसमें जो है हम नहीं पढ़ते फिलहाल। लेकिन ये कि उस इलेक्शन कैंपेन का मकसद सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतना नहीं था, बल्कि ये भी बावर करवाना था कि बहैसियत नवाज शरीफ की बेटी वो ही एक लेजिटिमेट और पॉपुलर उनकी जानशीन है। जी, ये फरमाइए कि उसके साथ क्या ये भी उन्होंने बावर करवा दिया कि बयानिया नवाज शरीफ का ही होगा, इसलिए कि जिस बयानिया की वो बात करती रही हैं या जिस अंदाज में वो बात करती रही हैं वो एक एग्रेसिव टोन है और उनके पैगामात जो पहुँचे हैं वो वही पैगामात हैं जो नवाज शरीफ दे रहे हैं। तो यही बयानिया क्या आगे चल के मुस्लिम लीग नून का होगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये एक पॉपुलर बयानिया है रऊफ साहब। उसकी वजह यह कि आप तो खुद माशाल्लाह तारीख पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आपको मालूम है कि 1970 का जो इलेक्शन था वो भी भुट्टो साहब ने इसी तरह के एक जारहाना किस्म के बयानिए के ऊपर पंजाब को मोबिलाइज किया था। भुट्टो साहब ना तो पंजाब से उनका ताल्लुक था और ना ही कोई वो बहुत ज्यादा लोग जानते थे उन्हें, लेकिन उन्होंने पूरा जो एक प्रोग्राम और एक जो व्यू लिया वो बहुत मकबूल हुआ और वो रहा मकबूल कई दहाइयों तक, हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने तक जो है वो उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट की जड़ें जो थी बड़ी मजबूत थी। तो यही आलम आज के पंजाब का भी है। वस्ती पंजाब में खसूसन वहाँ पर ये जो इस वक्त एक मूड है, पॉपुलर मूड है, ये वोट्स के हवाले से, इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, तो वो चीज़ चल रही है और उसी को मरियम आगे बढ़ा रही है। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ है, हम सबको मालूम है, लेकिन उसकी पॉपुलर ट्रैक्शन नहीं है। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलिस्ट चीज़ है वो है जो 2019 में मोदी सरकार ने जो मकबूजा कश्मीर के साथ किया, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ किया, उसके खिलाफ भी एक रिजेंटमेंट है। आपने देखा कि मरियम ने बार बार उसका जिक्र किया, बार बार आर्टिकल 370 का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जी कश्मीर जो है वो हमसे छीन लिया गया है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी। वो पूरा जो पॉपुलिस्ट स्टाइल होता है उसमें उन्होंने कैंपेन की और उसकी पजीराई भी हुई अच्छे खासे हलकों की, जहां जहां वो गई लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में दो ही बड़े मसले हैं। एक तो मसला जाहिर बात है लोगों की एवरीडे लाइफ्स, गुर्बत का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो महंगाई
का आलम है, वो भी उससे जो है क्या वो भी भुगत रहे हैं जो कुछ इन्फ्लेशन मेन लैंड पाकिस्तान में है या माशी मसाइल हैं। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के मुस्तकबिल के ऊपर भी एक जो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है, मरियम ने उसके ऊपर भी सियासत की। खान साहब ने भी यही किया, आपने देखा उनका आखिरी जलसा जो था उसमें उन्होंने रेफरेंडम की बात कर दी। तो उनको भी पता है कि पॉपुलर, क्योंकि खान साहब में पॉपुलिस्ट स्टाइल तो है, तो पॉपुलर पल्स जो है वो आजाद कश्मीर में इसी हवाले से है कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा, कश्मीरियों की जिंदगियां जो है आगे कैसे वो बढ़ेंगी, और ये पाकिस्तान क्या कर सकता है सिफारती तरीके से, सियासी तरीके से, कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाले और मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी उनका कॉमन मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर करें। जी अच्छा, ये फरमाइए कि एग्रेसिव जब हमने बात की तो एग्रेसिव तो बिलावल भी बहुत थे, और उन्होंने भी अपनी कैंपेन पूरी की पूरी बहुत जिस बयानी के ऊपर रखी वो इसी तरह का था जैसे कश्मीर का मुस्तकबिल वो अपने तौर पे कहते रहे हैं, लेकिन बात वही थी कि कश्मीर का मुस्तकबिल अगर कोई है तो पीपल्स पार्टी के साथ है। उनका बयानिया फिर क्यों पॉपुलर नहीं हो पाया इतना ज़्यादा, हालांकि अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी जड़ें मौजूद हैं। बिल्कुल है, आज भी पीपल्स पार्टी वहां की एक मकबूल जमातों में से एक है। मगर जाहिर बात है वो रिस्पांस देखिए उनको मिला तो था इन अवाइल में जब वो गए, मगर फिर बीच में आपने देखा कि वो अमेरिका चले गए उनकी कोई वहां पे मेल मुलाकातें, कॉन्फ्रेंसेस थी, तो एकदम कैंपेन से वो निकले। फिर आसिफा भुट्टो मैदान में आ गई, आसिफा को भी रिस्पांस मिला। लेकिन इस वक्त बात ये जो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का जो भी पॉलिटिक्स हो, जो भी उनकी मसलहतें हों, अवामी तासुर जो एक जा रहा है, खुसूसन जिसको कि जाहिर बात है मकबूल करने में और उसको बढ़ावा देने में PMLN और मरीम नवाज का बिलखसूस बड़ा हाथ है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी की कोई ना कोई लेवल पर डील हो गई है। मैं नहीं ये कह रहा, ये वो लोग कहते हैं और इसका कई बार वो उनको ताना भी देते हैं। और आपको पता है कि ये एक ऐसा इस वक्त जो सेंटिमेंट है पंजाब के अंदर, वो देखिए वो थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है। और ये पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ आवाजें थी, मसलन आपको याद है कि मुस्तफा नवाज खोकर भी अलग हो गए। पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब में जो लीडर या वर्कर हैं वो भी इस चीज से थोड़े खाइफ हैं और थोड़े खौफजदा हैं कि अगर यही वाला वो रहेगा बयानिया तो उनकी पंजाब में मजीद सपोर्ट लूज हो जाएगी। पहले भी हुई है पिछले इलेक्शंस की, अगर आप देख लें नताइज, लाहौर शहरी देख लीजिए, रावलपिंडी देख लीजिए, फैसलाबाद देख लीजिए, गढ़ थे पीपल्स पार्टी के अभी हालिया तारीख तक। मगर एकदम वहां पे पिछले एक दहाई में या डेढ़ दहाई में बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां आई हैं, और उसका ताल्लुक किसी से है, दो ही चीजें हैं। एक तो जो डेवलपमेंट है, मिडिल क्लास जो बड़ी है पंजाब में, उसकी नीड्स को कौन मीट करता है, और दूसरा जो है वो ये है कि कौन मज़ाहमत की सियासत कर रहा है। मज़ाहमती लोग वो छोटे सूबों वाले पंजाब को अक्सर ही कहते हैं जी ये तो ऐसा सूबा है कि ये हमेशा जो है लाई लग है या मुख्तदर हलकों के ज़ेरे असर रहता है। ऐसी बात नहीं है, पंजाब की तारीख इससे मुख्तलिफ है। पॉपुलर तारीख, मैं इलेक्टोरल तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं वो अमूमी जो अशराफिया की तारीख है उसकी बात नहीं कर रहा। अवामी सतह के ऊपर मज़ाहमती जो अंदाज है, मज़ाहमती जो नुक्ता निगाह है, उसको पजीराई मिलती रही है और आज भी मिल रही है। अगर ऐसी बात ना होती तो देखिए नवाज शरीफ तो इस वक्त माइनस हो चुके होते, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, वो निकल भी गए, जेल में भी गए, उनके भाई भी जेल में कितने तकरीबन साल डेढ़ तो उन्होंने भी वो बंद रहे हैं। लेकिन PMLN नहीं टूटी पंजाब में। और चूंकि मैं पंजाब का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आजाद कश्मीर की कुछ सीट्स पंजाब के भी इलाकों में, लाहौर से 2 हैं, उधर सियालकोट में है, जेलम में है, तो बात ये कि वो पंजाब में नहीं टूट सकी। और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। आप चूंकि तारीख को मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपने देखा कि 1980-1990 की दहाई में लॉयल्टीज फौरन तब्दील होती थी। जुने जो लीग भी टूट गई, वट्टू साहब उबर आए, हामिद नासिर चाठा का ग्रुप आ गया, नवाज शरीफ खुद पैदावार है उस पूरे अमल की। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि 2016-17 से आज 4-5 साल हो गए हैं, वो लोग जो कि टोटल इलेक्टेबल सियासत करते हैं
वो भी नवाज शरीफ को या नून को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो एज है इलेक्शन में वो लूज कर जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प हम तारीखी मरहले में हैं, और देखिए क्या इसका आगे बनता है, ये तो अब हम इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, मगर ये जरूर है कि ये एक तारीखी वो लम्हा है कि जहां पे पंजाब की सियासत का इर्तिका भी हो रहा है, और जो तगय्युरात यहाँ के समाज में आए हैं, यहाँ की मिडिल क्लास में, यहाँ की पैदावारी तबके में, यहाँ की अशराफिया भी बदली है, और उसका एक इजहार या मजहर जो है वो नून की सियासत भी है, वो उनका आपस में मेल हो रहा है। जी अच्छा, ये फरमाइए कि जो इमरान खान साहब ने आखिरी जलसे में बात की रेफरेंडम की, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत उनको तनकीद का निशाना भी बनाया, इसकी कितनी पजीराई आपके ख्याल में हुई होगी वहाँ पे, और फिर मकबूजा कश्मीर में भी उसकी कितनी पजीराई होगी? देखिए, दिलकश नारा है और नारा ही है। खान साहब का तो आपको पता है कि वो कितने नारे इस तरह के कितने वादे कर चुके हैं, आपके सामने 3 साल का रिकॉर्ड है, तो वो कितने पूरे हुए मुझसे बेहतर बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन बात यह है कि रेफरेंडम तो उस वक्त होगा कि जब इंडिया के चुंगल से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाया जाएगा। अब वो चुंगल से कैसे आज़ाद करवाया जा सकता है, 2 ही तरीके हैं। एक तो जंग का तरीका है जो हमने आजमाया 65 में, 99 में, वो तो कारआमद नहीं हुआ। दूसरा तरीका है सिफारती और सियासी, ख़ुसूसन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से बड़ी पावर जो बिग 5 हैं उनमें से किसी एक या 2 को अपनी हिमायत की तरफ लाया जाए। वो मां सिवाय चीन के हमें किसी और की हिमायत नहीं मिली कश्मीर के इस मसले के ऊपर, और चीन का भी जो है वो बड़ा नपा तुला हमारी सपोर्ट है कि वो एक तरफ हमें सपोर्ट भी करता है, कश्मीर की बात को रिकग्नाइज करता है, मगर उससे आगे वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अपने माशी अज़ाइम है और वो अपनी एक इमर्जिंग पावर है। वो नहीं चाहते कि इतनी जल्दी फटे और जंगे वो स्टार्ट कर लें या इंडिया जहां पे वो ट्रेड करें खराब हो। तो ये हमारी सिफारती जो नाकामी है इस वक्त, उसको खान साहब कैसे बदलेंगे? बात यह है कि उन्हीं के दौर में आपके सामने हुआ कि मोदी ने सब कुछ कर दिया और 3 या 4 ममालिक के अलावा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ईरान, तुर्की, मलेशिया, ये 3 मुल्क हैं जिन्होंने खुल के हमारी सपोर्ट की और कश्मीरियों के हक की बात की। इसके अलावा तो बाकी मुसलमान ममालिक तक ने हमारा साथ देना गवारा नहीं किया। अब वो ममालिक जिनसे हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, मसलन मिडिल ईस्ट की स्टेट्स, उल्टा उन्होंने मोदी को तमगे दे दिए। देखिए, ये बात करना जरूरी है। मैं ये बात जो है ये मैं बड़े वो क्या बोलते हैं, अफसोस के साथ कर रहा हूं कि मुझे इसके कहने में किसी किस्म की कोई वो जो है सिर्फ तकलीफ होती है कि जिस तरह से कश्मीर को उन्होंने एनेक्स करके मोदी गए, कतर गए, यूएई गए, सऊदी अरेबिया गए, हत्ता के फ़लस्तीन की जो हुकूमत है मौजूदा, उन्होंने भी उनको तमगा बना दिया। अब ये क्या अजीबो गरीब मामला है। और ओआईसी में इंडिया को सीट दे दी। हमारे शाह महमूद साहब ने पिछली बार बॉयकॉट कर दिया था। और देखिए ना, एक तरफ हमारा बयानिया नारा हमारा ये कि हम इस्लाम का उम्मा के जो है किला हैं और हम उसके रखवाले हैं और हम उसके वो जो हैं हम उसके सारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, मगर दूसरी जानिब जो उम्मा का प्लेटफॉर्म है वहां पर हमारी इतनी एक्सेस या इतना इन्फ्लुएंस नहीं कि इंडिया को रोका जा सके। वहां पे इंडिया जो है कि एजाजी मेंबर के तौर पर उन्होंने कहा जी हमारी बहुत बड़ी मुसलमान आबादी है, इसलिए हमें आप स्टेक दीजिए। तो ये बड़ा एक सीरियस सिचुएशन है। और ये जाहिर बात है खान साहब को सारा इसका ब्लेम तो नहीं दिया जा सकता। हमारी अपनी नाकिस पॉलिसियां दहाइयों से जो नाफिजुल अमल हैं ये उन्हीं का शाखसाना है, मगर उसको कैसे तब्दील किया जाए, एग्रेसिव सिफारतकारी कैसे की जाए, नहीं हुई वो। देखिए, जब ये वाकया हुआ था 2019 का, तो पहला काम ही होना चाहिए था कि 3 या 4 वुज़रा और खान साहब खुद वो दुनिया भर के जो हमारे दोस्त ममालिक जाकर वहां बात करते और जाके बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी करते। हमारा फॉरेन ऑफिस उसके ऊपर मजीद काम करता, लेकिन हमारे में वो सिफारती जो काम है वो बहुत कमजोर है। तो हमारे सारा फोकस इसमें होता है कि जी वो आपको पता है ना, गज़वा हिंद और ये इस तरह के जो बयानिए बन जाते हैं, लोगों को वो चूरन बेचा जाता है तो लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं, यकीन करना शुरू हो जाते हैं, हालांकि वो चीज़ भी काबिले अमल नहीं है। एक ही तरीका है, वो सिफारती और सियासी है और उसके ऊपर नजरसानी करनी होगी। उसके लिए आपको एक कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें अपोजिशन मुकम्मल तौर पर शामिल हो। उनकी मर्जी मंशा के बगैर
हम ये काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा, अब ये फरमाइए कि अभी से हम मुख्तलिफ हवालों से देखना शुरू हो गए हैं कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें मरियम ने ये कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर में धांधली हो रही है। फ़र्ज़ किया हम ये कहते हैं कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाती है, लेकिन मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि जी हम नहीं मानते इन इलेक्शंस को। तो कश्मीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा फ़ज़ा इस वक्त गर्मा गर्म हुई हुई है, इसमें कोई असर पड़ेगा वहाँ के लोगों के ऊपर? कोई हंगामा, अभी भी बाज़ जगहों पे हंगामे की इतला तो है, लेकिन कोई हंगामा होगा, कोई ये बड़े चल के शाखसाने की बुनियाद बनेगा, या इसको फिर एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट बन जाएगी? देखिए, अभी तक तो जो इतलात हैं वो कई पोलिंग स्टेशंस पे तसादम भी हुआ है पीपीपी और पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान, और कुछ वो मरियम बार बार वो ट्वीट्स कर रही हैं, कह रही हैं टैग करें अगर आपके पास शवाहिद हैं। तो अभी तो इसके ये कहना कब्ल इस वक्त है कि क्या वाकई कोई धांधली हो रही है या नहीं हो रही, वो अभी खैर मालूम पड़ जाएगा। आजकल कोई चीज छुपी नहीं रहती, मगर ये है कि जरूर इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन इसलिए आएगा कि चूंकि इतना मोबिलाइज कर दिया और इतनी पोलराइज हो गई है सियासत हमारी, तो वहां पे रिएक्शन जरूर आएगा। मगर देखिए, एक हिस्टोरिकली एजेके के लोगों को भी ये पता है कि मरकजी हुकूमत के साथ चलना होता है। पीटीआई के उम्मीदवार भी तगड़े हैं, गैलप सर्वे का आपने जिक्र किया, उसमें भी इमरान खान साहब पॉपुलर थे, सब बाकी तमाम लीडर से आगे थे, और दीगर जो लोगों ने जाकर वहां पे इंटरव्यूज और तहकीक की है उससे भी मालूम पड़ा था कि पीटीआई की पोजीशन अच्छी खासी मजबूत थी। मगर बात यह है कि धांधली के ऊपर जो इंक्रीजिंग एक एक्सेप्टेबिलिटी होती थी धांधली को, या मैनिपुलेशन अगर उसको कह दिया जाए, थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ आगे पीछे करना, अब उसका वक्त जो है इस सोशल मीडिया के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये नहीं मैं कहूंगा कि कोई बहुत बड़े फसादात होंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वस्ती पंजाब में हमने डस्का में उसका एक नमूना देखा था कि डस्का का इलेक्शन हुआ, और वो भी एक उसकी नजीर नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन ने एक ज़िमनी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पे कैंसिल करके दोबारा पोल करवाया हो। ये मेरे ख्याल से एक पहला वाकया था। तो पंजाब के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा धांधली या उस तरह की अटेम्प्ट करना जो कि डस्का में फेल हो गई। कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूं कि वहां भी रिएक्शन आएगा, लेकिन शायद उस लेवल तक चीज ना पहुंचे। अभी तक जो हमें लग रहा है वो तो यही लग रहा है, जैसे आप भी बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत लगता है पीटीआई बना लेगी, कामयाब हो जाएगी। गैलप सर्वे कम अज़ कम हमें यही बताता है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आए हुए हैं। रज़ा रूमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपके टाइम के लिए। हम चलते हैं अभी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट कनाडा से आए हुए हैं, उनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस लिहाज से कि पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से वो $2 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ भिजवा रहे हैं, जिसका हमारे ख़जाने के ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर है। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार चौधरी साहब, साबिक़ प्रेसिडेंट पीटीआई कनाडा। उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप ज़ाहिर है ज़्यादातर तो हमारी गुफ्तगू होगी आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और उनकी उस ग्रेट कंट्रीब्यूशन से के हवाले से, ख़ास तौर पे जो 1 साल से जारी है, जिसमें $2 बिलियन से ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने इस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने में आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी रकम है और जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत तक़वियत मिली है। लेकिन इससे पहले इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन का रिज़ल्ट जारी है, ज़रा उसके बारे में आप बात फरमाइए। पीटीआई से आपका ताल्लुक़ है, आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, इसके रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कंफर्टेबली आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि ये हिस्टोरिकली ऐसे ही हुआ है कि जब भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, जो भी फेडरल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की भी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में होती है वही जीत जाती है, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा ये फरमाइए कि ये $2 बिलियन से ज़्यादा की रकम हर महीने पाकिस्तान
इस वक्त आ रही है बाहर के मुल्क से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, इसकी कोई ख़ास वजह है? एक साल से अगर इस ट्रेंड को देखा जाए, ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे मैंने पहले बात की कि इससे तक़वियत बहुत दी है इकॉनमी को, लेकिन कोई ख़ास वजह इतने पैसे आने की? जी, असल में जो एक्सपैट हैं पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में हैं या मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, तकरीबन इस टाइम पे जो एक रफ फिगर है वो है 1 लाख के करीब जो है ना, वो 10 लाख के करीब जो लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान से बाहर हैं, अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं बाई सेंडिंग मनी ओवर हियर। अब अगर आप एक फिस्कल ईयर को देखें तो हर महीने ओवर $2 बिलियन जो है ना वो पाकिस्तानी भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये हर साल हर महीना पिछले महीने से ज़्यादा होता है। उसकी जो मेन वजह हमारी समझ में आती है वो ये है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और इमरान खान के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं कि जो भी पैसा हम पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो सही जगह पे लगेगा, वो अवाम के ऊपर लगेगा, वो जो ख़जाने में पैसा भेज रहे हैं वो कहीं किसी की जेब में एंड अप नहीं होगा, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए होगा। और ये ट्रस्ट जो है ना, इसी वजह से लोग ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो किए हैं, आसानियाँ पैदा की हैं इसके लिए। जैसे ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान जो अकाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टेट बैंक की जो सुपरविजन के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स ने अलाउ किया है, ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है इनके लिए अकाउंट खुलवाएं और वहाँ से डायरेक्ट इस अकाउंट में पैसा भेजें, और मैं खुद इसका बेनिफिशियरी हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती यहाँ पे किसी को देने की, लेकिन ऐसे शौक में बंदा पाकिस्तान पैसे भेज देता है कि चले यार गवर्नमेंट के काम आएगा, हुकूमत के काम आएगा, वहाँ की पब्लिक के काम आएगा। तो इस तरह वो इवन रोशन डिजिटल पाकिस्तान में भी 1 अरब से ज़्यादा हो चुका है, और ये पहले गवर्नमेंट किसी के ध्यान में नहीं आई ये बात। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में बात सोचती है, इसलिए उन्होंने ये अकाउंट खुलवाया, स्टेट बैंक से ये परमिशन लिया अकाउंट खुलवाने के लिए। तो उस वजह से जो है ना वो एक्सपर्ट ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं। अब जहाँ पे इतना पैसा भेजा जाता है वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ उम्मीदें भी होती हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं यहाँ की हुकूमत से भी और यहाँ रियासत से भी। तो आप क्या समझते हैं वो उम्मीदें क्या हैं और क्या वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं? जी, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं हमारी इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो एज सच वैसे नहीं पूरी हो रही, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि वो उम्मीदें पूरी होंगी। वी आर नॉट गिविंग अप। हमें इमरान खान के ऊपर पूरा भरोसा है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें अपील करती है ना वो ये है कि इमरान खान करप्ट नहीं है। वो दिन रात मेरे ख्याल में मेरा ज़ाती ख्याल वो ये कि दिन रात जहाद कर रहा है। गो कि उसके पास कई जगहों पे हमने देखा है टीम्स अच्छी नहीं हैं, कई जगह पे हमने देखा है गवर्नर्स के भी इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी हमें इसी से ही उम्मीद है। किससे उम्मीद रखे बातें? क्या बिलावल जरदारी से उम्मीद बांधे, मरीम नवाज से उम्मीद बांधे, किससे उम्मीद बांधे? जो लोग इतना जो पब्लिक का पैसा पब्लिक एक्सचेकर को लूट के बाहर बैठे हुए हैं या बाहर भेज रहे हैं, किसी का कोई वो जो है मॉडल्स हैं वो जा रही हैं पैसा लेके, किसी कश्तियाँ जा रही हैं, किसी का मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो किससे और उम्मीद बांधे बंदा? अनलेस कि आप मुझे इमरान खान से बेहतर कोई ऑप्शन दे दें, अदरवाइज़ मेरे सामने तो सिर्फ इमरान खान ही है और उन्हीं से उम्मीदें हमारी, और कुछ पूरी हो रही हैं, कुछ इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी होंगी, बट वी आर नॉट गिविंग अप। ठीक है, अगर उम्मीदों पे देखा जाए, मतलब आपको एक तो ट्रस्ट की बात हो गई, आपने कहा कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इमरान खान के ऊपर, लेकिन उम्मीदें क्या हैं? मतलब क्या ख्वाहिश रखते हैं एक्सपैट्स जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हो? एक तो वोटिंग राइट की बात हो गई कि उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए, हालांकि इस पर भी हमारे अपोजिशन के बहुत से लोग मोतरज़ हैं, वो कहते हैं मखसूस कर दी जाए कुछ सीटें, लेकिन कुछ और तरीका होना चाहिए। इसके हवाले से भी फरमाइए, और बाकी भी लिस्ट अगर आप करें तो आप क्या समझते हैं? एक और चीज़ होती है यहाँ पे बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ जो एक्सपैट्स को शिकायत होती है, यहाँ वो प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, उन प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े हो जाते हैं, उनको छुड़वाने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है, इस तरह की बातें। और क्या है? जी, सबसे पहली तो जो हमारी उम्मीद है और इंशाल्लाह होगा भी ऐसे, वो हमारा वोटिंग राइट है। और ये वोटिंग राइट किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और के
के ऊपर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हम उम्मीद नहीं लगाए बैठे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया हुआ, अगर आपको याद हो, साकिब निसार साहब की अदालत ने इसके ऊपर रूलिंग दी हुई है, डिसीजन दिया हुआ है कि इनको वोट का राइट दिया जाए। अब अगर कोई भी गवर्नमेंट, इवन हमारी पीटीआई गवर्नमेंट भी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके रास्ते में रोड़े अटकाती है, तो वो एक्चुअली में कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको डिफाई कर रही होगी। और इसके लिए अगर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ में हमें ये राइट ना मिला, तो हमें उम्मीद है मिलेगा, लेकिन अगर ना मिले तो हम दोबारा सोच रहे हैं कि कोर्ट में वापस जाएं और उन लोगों के ऊपर जो है ना वो फोर्स करे कोर्ट उनको कि जी ये डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करे कि जी इनको राइट दिया। ये तो सबसे पहला राइट है हमारा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया प्रॉपर्टीज़ का, येस देयर आर इश्यूज़ कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पता नहीं है कि जो भी प्रॉपर्टी या जिस जगह पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई कब्ज़ा ग्रुप तो नहीं आ जाएगा, कोई माफिया तो नहीं आ जाएगा, और ये फियर है। इसके ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। इसके ऊपर ये जो इनका एक प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है वो एक्टिव किया हुआ है, उसके ऊपर लोग जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे लोग जानने वाले हैं जिन्होंने उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उनको उनकी वापस प्रॉपर्टी उनको मिली है। इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, हम काफ़ी मुतमईन हैं इसके ऊपर। उसके अलावा जो हम चाहते हैं यहाँ पे कि देखिए, हमने बाहर रहते हैं, हमें वहाँ की फैसिलिटीज़ का पता है, हमें गवर्नमेंट क्या क्या पब्लिक के लिए करती है हमें पता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं, उनको वही सहूलतें मिलें जो कि वहाँ हम देखते हैं। अब उसमें क्या है, एजुकेशन है, उसमें आपका हेल्थ का सिस्टम, उसमें सफाई बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम चाहते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये गुड गवर्नेंस से हो सकती हैं, और हमारी उम्मीद है कि इमरान खान की गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेगी। ठीक है, आप ये फरमाइए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कश्मीर इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी उम्मीद का इजहार किया कि पीटीआई जीत जाएगी। इस समय बहुत वादे और बड़े वादे वईद हुए ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से। मरियम बहुत बोली है जाके, जिसकी बुनियाद के ऊपर जलसे उनके जो बड़े बड़े देख के थे, तो लोगों का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। आपकी नज़र है इलेक्शन के ऊपर भी, यहाँ की सियासत के ऊपर भी, इस हवाले से आप समझते हैं कि कुछ नून लीग को मिलेगा इसमें से? और फिर धांधली का इल्ज़ाम कि वो पहले ही कह रहे हैं कि जनाब धांधली हो रही है या धांधली होगी अगर हम हार गए तो। जी देखें, अभी कल ही की बात है, मेरे में गैलप का सर्वे है, और ये उस सर्वे की ये तब सर्वे हुआ जब इमरान खान ने इवन अपनी वो विजिट नहीं किया था आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो इमरान खान के लेटली जो 2 उनके जलसे हुए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल जलसे, उन्होंने मेरे ख्याल में पूरी कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसका रुख बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद उन 2 जलसों से पहले जो गैलप सर्वे हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी आया, अभी मेरे ख्याल कल की बात है या शायद परसों की बात है, उसमें आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ पे और तहरीक इंसाफ कितनी आगे है, 44% पे मेरे ख्याल में। और इमरान खान की जो है वो भी काफ़ी, शायद पॉपुलैरिटी 76 समथिंग % है, और मोहतरमा जो मरियम नवाज उनकी 12% है गालिबन, और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली मुझे शायद मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और बिलावल की गालिबन 17% है। तो वो गैलप सर्वे जो बता रहा है कि वो तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जीत जाएगी। अच्छा, आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है तहरीक इंसाफ से, और आप समझ रहे हैं कि वो अब ये एक जो चांसेस बनते हैं कल को गवर्नमेंट बनेगी, उसमें कुछ सीटें अगर पीपल्स पार्टी ले जाती है तो इसके चांसेस बन रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तहरीक इंसाफ की। ये एक्सेप्टेबल होगा आप जैसे लोगों के लिए जो पुराने वर्कर हैं, या आप समझते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ सोल्यूशन निकल आएगा? मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे लिए, और ना ही मेरे ख्याल में इमरान खान ऐसा करेंगे कि अगर उनको कोalition बनानी पड़ी पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, तो वो शायद गवर्नमेंट ही ना बनाए। लेकिन उसमें वहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इंडिपेंडेंट जीतेंगे, शायद 3-4 इंडिपेंडेंट की सीटें आ जाएंगी। 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज और भी जिनके साथ बातचीत मेरे ख्याल में शुरू हुई है, तो उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन अगर इमरान खान को या पीटीआई को नवाज लीग से या पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़े तो शायद ना बैठे उनके साथ, और हम भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा करें। पीपल्स पार्टी से भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा वापस आता हूँ मैं कनाडा की तरफ। आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा में बड़े वाक़यात हुए हैं इस्लामोफोबिया के पिछले दिनों में, और आपको कुछ वहाँ पे रहते हुए ऐसा एहसास होता है कि
जो आप जितने पहले सिक्योर्ड थे उतने सिक्योर्ड अब नहीं हैं, तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। और वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर यूरोप में भी देखें वाक़यात बहुत बड़े हुए हैं, दुनिया जहान में इस तरह के वाक़यात बड़े हुए हैं। इसकी नुमाइंदगी के लिए क्या किया जाए? क्या इमरान खान की गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है इसके लिए, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट के लिए? जी, इसमें इस्लामोफोबिया का जो आंसर है ना जी, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है हमारे कनाडा के अंदर भी और यूरोप में भी और अमेरिका में भी। ये काफ़ी स्केरी है। कनाडा में ये जो कुछ हफ्ते पहले जो इंसिडेंट हुआ था, एक पूरी फैमिली को उसने मार दिया था किसी वाइट सुपरमिस्ट ने। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं कनाडा के अंदर काफ़ी आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आइसोलेटेड हैं। और इनको जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो काफ़ी एक्टिवली इनको सप्रेस करने की कोशिश करती है। जैसे इसी इवेंट में देखें अगर आप, तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पूरी कैबिनेट को और साथ में जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको साथ लेके वहाँ पे जनाजे पे गया, कंसोल किया फैमिली को, जो रेस्ट ऑफ द फैमिली जो बच गए थे। और ये वहाँ पे उसने प्रॉमिसेस किए कि इसको, इवन वो जो जिस लड़के ने वो इवेंट किया है उसके ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस लग चुके हैं और वो होपफुली वो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही विल बी बिहाइंड द बार। यूरोप के अंदर भी चल रहा है। इसमें हमारी जो उम्मीद है और जो काम काफ़ी कर रही है करंट गवर्नमेंट इमरान खान, जो जैसे यूएन में उन्होंने स्पीच की इस्लामोफोबिया के ऊपर, पहले तो कोई बात ही नहीं करता था ना। इमरान खान ने आके सबसे पहले ये बात शुरू की और इसके लिए खाली इमरान खान, अकेले इमरान खान के बस की बात नहीं है। इसलिए जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, जो OIC है, उसको एक्टिव होना पड़ेगा और इस चीज़ को क्रश करना पड़ेगा। दूसरी गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जो मुसलमान हैं वो दे आर गुड पीपल, उनसे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी नेशन, दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको, हम खुद भी इसके ऊपर अमल करते हैं। वहाँ पे लोगों के साथ हम अपना हाथ जो फ्रेंडशिप का वो बढ़ाते हैं उनके साथ, उनको ये फीलिंग देते हैं कि वी आर जस्ट लाइक यू। लेकिन ये है कि आइसोलेटेड वाक़यात हो रहे हैं, बट इसके ऊपर गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर और OIC के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी नौजवान नस्ल जो है बाहर जो पढ़ रही है वो क्या सोचती है, उसके पाकिस्तान के बारे में क्या तासुरात हैं, और फिर क्या वो उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, कैनेडियन बनना चाह रहे हैं, या वो समझते हैं कि अभी भी उनकी इतनी पाकिस्तानियत मौजूद है कि वो कल को रिप्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान आके, या पाकिस्तान वहाँ से रहते हुए उसके लिए कोई काम करें? उनके तासुरात क्या होते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो जितनी भी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, हमने वहाँ पे यंग PTI का ग्रुप भी बनाया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा देखते हैं। और उन जो भी हो जाए उनके अंदर से पाकिस्तानियत आप नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे आप उनको वैसा इन्वायरमेंट दे दें, कैनेडियन या यूरोपियन कंट्रीज का इन्वायरमेंट, जहाँ जहाँ वो रहते हैं वैसा इन्वायरमेंट दे दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक मिनट भी वहाँ रुकेंगे। वो मिस करते हैं पाकिस्तान को, लाइक वी आर, हमारी तो जनरेशन पाकिस्तान की ना, इवन जो फर्स्ट जनरेशन है वहाँ की, वो भी, मेरे जो बच्चे यहाँ पे जब आते हैं पाकिस्तान में, दे आर वेरी हैप्पी हियर। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वो नहीं हैं हमारे यहाँ, जो वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में या हमारे यहाँ कनाडा में है, वो इट्स वेरी इजी लाइफ है वहाँ पे। यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर वो वही चीज़ें अगर हम प्रोवाइड उनको कर दें तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू स्टे हियर। तो आप लोग सोचते हैं यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ देने के लिए कुछ वहाँ पे लोगों को मुतहरिक किया जाए, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, ऐसे हॉस्पिटल्स बनाएं, या उसमें कोई रुकावट है, और वो रुकावट है तो क्यों है? नहीं, उसमें ये बिल्कुल इस तरह जो आप का क्वेश्चन है कि वहाँ के लोग यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, ये हम जब PTI के लिए काम कर रहे थे, वहाँ पे इमरान खान के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था, तो दिस वाज वन ऑफ द आइटम ऑन एजेंडा कि वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मसाइल गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा हैं कि वो चीज़ें पीछे चली गई हैं, बैकग्राउंड में चली गई। अगर चैनलाइज कर दिया जाए इन चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ का। और मतलब है कि हम लोग वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या करें। हम जैसे होटल इंडस्ट्री में यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में अगर आप देखें, वहाँ पे जाके काफ़ी होटल्स बन रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई है। मेरे कई जानने वालों ने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे, लेकिन वो एक बड़ी छोटा सा जो है ना वो सेक्टर है।
लेकिन ये एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, तो बहुत बड़े सेक्टर्स हैं ना, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अगर PTA के जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में अगर वो सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उनके कि इसको चैनलाइज करें। इसके लिए अगर अलहदा से मिनिस्ट्री भी बनाना पड़े तो बनाएं, या जो करंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको एक्टिवेट करें, इसको चैनलाइज करें और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट